हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज आपसे मैं बात करूंगी टैक्स क्या होता है, कितने तरह के टैक्सेस होते हैं और क्या एक्चुअल में पावर है हमारी गवर्नमेंट के पास कि वो हमारे से टैक्स ले सके। ठीक है, अब आप कहेंगे पावर है तभी तो टैक्स लिया जा रहा है। सो हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। ठीक है, और अगर पावर है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है, और अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो जो भी कैंडिडेट्स टैक्स को पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत यूज़फुल है ही है। आप इससे अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं ऑलरेडी, जो टैक्स पढ़ चुके हैं और जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 366 है, आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म टैक्सेशन एज फॉलो। हमारे इंडिया में जो टैक्सेशन की डेफिनेशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 366 28 में मेंशन है। ठीक है, अब टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन का क्या मतलब डिफाइन किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। टैक्सेशन इंक्लूड्स द imposition of any tax or imposed whether general or local or special, and tax shall be constructed accordingly। क्या कहा जा रहा है कि टैक्सेशन का मतलब किसी भी तरह का टैक्स इम्पोज करना, चाहे वो जनरल टैक्स है, लोकल टैक्स है, स्पेशल टैक्स है, और जो भी टैक्स एक पर्सन पर लगाया जा रहा है, जिस भी तरह का टैक्स लगाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उस चीज को कंस्ट्रक्ट करना। जो टैक्सेस है बेसिकली क्या होते हैं, टैक्सेस का मतलब होता है कि जो हम समाज में रह रहे हैं, समाज में रहने का जो खर्चा है उसी को ही टैक्स बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। अब आप सोसाइटी में रहते हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, ठीक है, आपको हर एक चीज का क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अगर आपको पता हो आपका वाटर टैक्स भी आता है, ठीक है, आपका अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो उसमें भी टैक्स लग कर आता है। आप कुछ भी खरीदिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी पिए, कहीं भी घूमिए, कहीं भी रहिए, आपको हर एक चीज का सरकार को टैक्स देना होता है। चाहे वो टैक्स आप डायरेक्ट दो, चाहे वो टैक्स आप इनडायरेक्ट दो। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि आप समाज में कोई भी एक्टिविटी करें, खाइए पिए रहिए, कहीं भी घूमिए, आपको हर चीज पे क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब चाहे वो आप जीएसटी के रूप में दो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी में भी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐड होता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स का ही फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई भी ब्रेड ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, हर एक चीज में टैक्स का अमाउंट इंक्लूड होता है। ठीक है, वो टैक्स का अमाउंट कम ज्यादा वेराई हो सकता है, लेकिन टैक्स हर एक चीज में ऐड होता है। तो जो टैक्सेस है बेसिकली क्या होते हैं कि जब हम समाज में रह रहे होते हैं तो समाज में रहने का जो खर्चा होता है उसी को ही टैक्स बोलते हैं। जो टैक्स है, टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। अब जो टैक्सेस है ना, यही एक सबसे बड़ा सोर्स है सरकार के लिए रिवेन्यू का, क्योंकि जो सरकार के पास पैसा आएगा तभी तो सरकार उस पैसे को हमारे वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। ठीक है, तो हमारे दो तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, उसी को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका बेसिकली क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके आते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। जो टैक्स सीधा सरकार आपकी इनकम पर या आपकी वेल्थ पर लगाती है उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो भी पर्सन इस टैक्स को पे करेगा जो उसकी इनकम पर लगाया जा रहा है डायरेक्टली, वो अपने इस बर्डन को किसी दूसरे पर ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं कर सकता,
और जो सरकार है किसी और से उस टैक्स को रिकवर नहीं करेगी। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, पंकज, इसका जो टैक्स है वो है 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसकी इनकम पर जितना भी टैक्स, फॉर एग्जाम्पल इसकी इनकम पर टैक्स बनता है 12,500। जो ये टैक्स है 12,500 का सरकार इसी पंकज से लेगी, ना कि किसी दूसरे पर्सन से। ठीक है, एंड हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो टैक्स का बर्डन है पंकज किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स भी बोलते हैं, जो सरकार डायरेक्टली आपकी इनकम पर लेती है और बिना किसी मेडिएटर के थ्रू, बिना किसी मेडिएटर की हेल्प से या बिना किसी मेडिएटर के थ्रू वो सीधा आपसे ही उस टैक्स को रिकवर करेगी, ना कि किसी दूसरे पर्सन से। और इन अदर वर्ड्स, जिस पर्सन से टैक्स लिया जा रहा है या जो पर्सन सरकार को टैक्स दे रहा है, वो अपने इस बर्डन को किसी भी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप टैक्स किसी कमोडिटी के थ्रू या किसी गुड्स को खरीदने पर दे रहे हो तो उसका बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी आप कोई भी आइटम खरीदिए, आप कोई भी सर्विसेज लीजिए, कुछ भी करिए, यानी आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, उसके थ्रू जो टैक्स जाता है सरकार को, उसको बोला जाता है जीएसटी। आपको मैं बहुत आसान भाषा में अगर समझाऊं, अगर आप अगर आप समाज में रहते, सोसाइटी में, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, आप कुछ भी खाइए, आप कुछ भी पीजिए, कोई भी आप कहीं भी घूमिए, हर एक चीज में कुछ परसेंटेज का टैक्स इंक्लूड होता है, जिसको बोला जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पंकज है, उसने कार खरीदी, कार की वैल्यू थी 6 लाख रुपए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें 15% की जीएसटी ऐड है, यानी 15% का एक्स्ट्रा टैक्स इंक्लूड है। अब जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जो नेसेसिटी वाली आइटम्स होती है, जो टैक्स का रेट है ना वो वेराई करता है। अब ठीक है, जरूरी नहीं कि कार पे आपका साइंटिफिकली 15% का ही जीएसटी लगता है, आपको मैं हाइपोथेटिकल फिगर से चीजें समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कार पे 15% का जीएसटी लगा, 6 लाख तो वो देगा ही देगा, प्लस इस 6 लाख में वो 15% का जीएसटी भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब जो ये टैक्स है पंकज सीधा सरकार को नहीं दे रहा, अब ये पंकज जिससे उसने कार खरीदी, जो सेलर है उस कार का, उसको वो अमाउंट पे करेगा उस कार की, फिर वो सेलर गवर्नमेंट को क्या देगा, टैक्स देगा, जितना भी बनता है, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी यहाँ पर जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली सरकार को टैक्स ना देकर बीच में मेडिएटर को टैक्स देगा। यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल से, एक फ्लो चार्ट से कराती हूँ। ये बायर है, बायर ने पेमेंट करी सेलर को, और इस पेमेंट में कुछ परसेंट जीएसटी का इंक्लूड होता है। ठीक है, अब सेलर ये जीएसटी किसको देगा, टैक्स का अमाउंट किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट टैक्स का फ्लो चार्ट बनाऊं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूं। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये टैक्स पेयर है, यहाँ पर जो टैक्स पेयर है, जो पंकज है, वो सीधा गवर्नमेंट को टैक्स देगा। कैसे देगा, जो आईटीआर जो आप फाइल करते हैं उसके थ्रू जो टैक्स पेयर है वो सीधा गवर्नमेंट को क्या देगा, टैक्स देगा हर साल। ठीक है, हर साल जो है जो टैक्स पेयर है, जो पर्सन है, वो आईटीआर फाइल करके, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करके वो टैक्स देगा सीधा सरकार को। बीच में कोई भी मेडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता, उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। अब वाई आर टैक्सेस लेविड, जो टैक्सेस है उसको क्यों इम्पोज किया जाता है एक पर्सन से, इसका कारण हम समझेंगे। द रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस is that they constitute the basic source of revenue to the government। जो रीजन है टैक्स को इम्पोज कर, इसको हम इम्पोज भी कह देते हैं, टैक्स को लगाना। ठीक है, जो रीजन है टैक्स को इम्पोज करने का वो क्या क्यों है, बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट।
यानी सरकार के लिए बहुत बड़ा सोर्स है किस चीज का, रिवेन्यू का। जब जनता सरकार को टैक्स देगी तो यानी सरकार के पास पैसा आ रहा है, उस पैसे को, पैसा आएगा तभी सरकार उस पैसे को यूज करेगी हमारे वेलफेयर के लिए। ठीक है, जो भी रिवेन्यू सरकार रेस करती है थ्रू टैक्सेस, उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए। एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं सरकार के, डिफेंस सेक्टर में खर्चा करना, ठीक है, एजुकेशन के अंदर पैसा लगाना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपके रोड्स, डैम्स, ये सारी चीजें किसमें आती है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में ही आती है। ठीक है, तो टैक्स जो है वो बेसिक सोर्स है रिवेन्यू का, और उस रिवेन्यू का हम यूज करते हैं सारे एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए, या अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब टैक्स को इम्पोज करने की पावर किसके पास होती है? अब आप कहेंगे ये मैम तो सरकार के पास होती है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कोई भी टैक्स हमारे ऊपर लगा सकता है बिना किसी कानून के? अगर कोई भी कानून नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स को इम्पोज करने को लेकर, तो कोई भी हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। और अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। ये एक नई टर्म है, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। ठीक है, लेकिन पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। ठीक है, पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है कि हमसे क्या किया जाए, टैक्स लिया जाए। अब कैसे, अब इसको हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 लेज डाउन दैट, यानी आर्टिकल 265 में बताया गया है कि नो टैक्स shall be levied or collected except by the authority of law। जब कोई भी पर्सन हमसे टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता जब तक कि उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स, अगर कोई भी टैक्स हमारे ऊपर लगाना है तो उसके लिए कानून होना जरूरी है, एक लॉ होना जरूरी है, और वो लॉ गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी है, gives the power to levy and collect taxes whether direct or indirect to the central or state government। यानी हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पावर गिवन है कि जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास पावर है कि वो हम लोगों से चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो चार्ज कर सके। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास पूरी फ्रीडम है कि वो लॉज बनाए इन मैटर से रिलेटेड, और 7th शेड्यूल में वो सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है आर्टिकल 246 के अंदर। जो 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246 का, उसमें आपकी 3 लिस्ट आती है जिसमें सारे मैटर्स को एक्सप्लेन किया गया है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके पास पूरी अथॉरिटी है, पूरी पावर है कि वो लॉज बनाए टैक्स के इम्पोजिशन को लेकर। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स को इम्पोज करने को लेकर पूरा कानून है, पूरी पावर है, तो टैक्स हमारी गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर सकती है, वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। अब 3 लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है इसमें पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो लॉज बनाए जितने भी मैटर्स इसके अंदर गिवन होंगे। जो स्टेट लिस्ट है वो स्टेट को पावर देगी कि वो लॉज बनाए, जो भी इसके अंदर पावर्स, जो भी इसके अंदर मैटर्स गिवन होंगे उन मैटर्स के ऊपर कानून बनाने के लिए। जो एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जेम्प्ट होती है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाती है, जो भी बातें इस लिस्ट के अंदर मेंशन होगी उससे रिलेटेड। ठीक है, सो जो इनकम टैक्स है ये बहुत सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, यानी इनकम टैक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है जिसके थ्रू सरकार जो है बहुत सारा रिवेन्यू लेती है। एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, यानी फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है उसमें सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरियल नंबर गिवन है और वहां पर मैटर्स लिखे हुए हैं। तो जो यूनियन लिस्ट की सीरियल नंबर या एंट्री नंबर 82 है, ठीक है, उसमें ये चीज लिखी गई है कि जो इनकम टैक्स है बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है, यानी लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल
आर्टिकल 246 की लिस्ट 1 जो है 7th शेड्यूल की, उसने पावर दी है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए टैक्सेस को लेकर और बाकी की इनकम को लेकर, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। लिस्ट 1 यानी जो हमारी यूनियन लिस्ट है, ठीक है, जो हमने अभी बात करी कि यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स गिवन हैं, उन मैटर्स पर जितने भी कानून बनाने की या जितने भी लॉज बनाने की जो पावर है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो उसी में ही सीरियल नंबर जो एंट्री नंबर 82 है उसमें बताया गया है इनकम टैक्स के बारे में, ठीक है। और उसको पार्लियामेंट को पूरा अथॉरिटी है कि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड, मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड पूरी पावर है कि वो लॉज बनाए। बस वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर उनके पास पावर नहीं होती लॉ बनाने की, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम का जो भी कॉन्सेप्ट है वो किसके अंडर है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम का कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें हम आगे डिटेल में करेंगे। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं, जिसमें आपसे मैंने बात करी इनकम टैक्स क्या होता है, कितने तरह का टैक्सेस होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक्चुअल में पावर है हमारे ऊपर टैक्स लगाने की। तो यस, बिल्कुल गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल मेंशन किया गया है कौन से आर्टिकल के तहत, वो भी मैंने आपको कराया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों पूरी की पूरी पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि वो हमसे टैक्स ले, पूरी अथॉरिटी है। तो ये बिल्कुल भी अल्ट्रा वायरस नहीं है, अथॉरिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, तभी ये टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे सरकार के रिवेन्यू का। तो आप सभी लोग भी टैक्स दीजिए, ठीक है, क्योंकि यही सरकार टैक्स के थ्रू ही वो हमारी हेल्प कर सकती है, हमारे हमारे वेलफेयर के लिए काम कर सकती हैं, ठीक है। अभी हमने 3 लिस्ट की बात करी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स के बारे में बात की गई है। तो मैंने आपको पूरे वीडियो का क्रक्स दे दिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। जो 98% है बच्चों, 98% जो वॉच टाइम है वो नॉन सब्सक्राइबर से है। तो मैं आप 90% से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड जो मेरे 2% सब्सक्राइबर्स का वॉच टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को भी शेयर करें, और जो नॉन सब्सक्राइबर्स है वो सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करें। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, एंड हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।